गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को डील करा था और केमिस्ट्री के बारे में बताया था, तो आज की इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शंस से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो केमिकल रिएक्शंस आर केमिकल चेंज इन विच रिएक्टेंट transform into product by making or breaking bond both between different atoms। ठीक है। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं वो एक टाइप के केमिकल चेंज ही होते हैं। जो केमिकल चेंज होते हैं वही केमिकल रिएक्शंस होते हैं। एक्चुअली क्या होता है उसमें, जो उसमें रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट मतलब रिएक्टेंट मैं बताता हूँ क्या होते हैं, एक सेकेंड। उसमें जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट मैंने बताया था कि रिएक्टेंट हमेशा लेफ़्ट साइड होते हैं और राइट में हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो जो लेफ़्ट साइड में होते हैं ये हमारे रिएक्टेंट होते हैं। और जब भी हम केमिकल रिएक्शंस को लिखते हैं बीच में एरो लगाते हैं और प्रोडक्ट हमारा क्या आता है, राइट साइड में। तो राइट साइड में क्या होता है, प्रोडक्ट, और लेफ़्ट साइड में क्या होता है हमारे पास, रिएक्टेंट। ठीक, समझ गए। तो यही लिखा है केमिकल रिएक्शंस आर केमिकल चेंज। जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो केमिकल चेंजेस होते हैं इन विच रिएक्टेंट्स ट्रांसफॉर्म, जिसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं इनटू प्रोडक्ट। किसमें, प्रोडक्ट्स में ट्रांसफ़र होते हैं बाय मेकिंग और ब्रेकिंग। या तो बॉन्ड बनाने के बाद वो केमिकल इक्वेशंस बनाते हैं या ब्रेक करने के बाद, ठीक है, किसमें, बिटवीन डिफरेंट एटम्स। क्लियर। ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। जो एक केमिकल इक्वेशन होती है वही केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है, समझ गए। ए वर्ड इक्वेशन shows change of reactant to products through an arrow placed between them। जो हमारे पास जो हमारी इक्वेशन होती है, जो वर्ड इक्वेशन होती है, यानी कि A+B एरो A+B सपोज, है ना। तो वो क्या करती है, शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। तो जो हमारे रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच जो प्रोसेस होता है उसके बीच में क्या लगाते हैं हम, एरो लगा देते हैं। तो जो हमारी वर्ड इक्वेशन होती है वो यही रिप्रेजेंट करती है कि जो हमारा इक्वेशन बनती है, जो हमारी प्रोसेसिंग होती है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच एरो लगा देते हैं, वो वर्ड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। दूसरा है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम कैसे राइट कर सकते हैं, कैसे राइट करते हैं, और उसका जो सही तरीका है वो किस टाइप से होता है वो मैं बता देता हूँ। राइट अ केमिकल इक्वेशन, सबसे पहले जो हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं वो हमेशा लेफ़्ट साइड में लिखे जाते हैं, और दो या दो से अधिक जितने भी हमारे पास सब्सटेंस होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे, वो हमेशा लेफ़्ट साइड में ही लिखा जाना है। जैसे कि A+B, एरो लगाने के बाद ही हम कुछ चीज़ लिखेंगे ना। तो जो एरो से पहले की जितनी भी चीज़ होती है वो सब हमारा रिएक्टेंट कहलाती है, ठीक है। सिमिलरली क्या है, प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन राइट हैंड साइड विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। मतलब क्या है कि जैसे मैंने अभी बताया था कि जो रिएक्टेंट होते हैं हमारे, उसके बाद क्या आता है हमारे पास, प्रोडक्ट आता है। तो प्रोडक्ट को हमेशा किस में लिखा जाता है, राइट हैंड साइड में। प्रोडक्ट को हमेशा किस में लिखा जाता है, राइट हैंड साइड में, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है हमारे पास, द एरो हेड पॉइंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स एंड शोज डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि भाई जब हम एक रिएक्शन को, इक्वेशन को लिखते हैं तो क्या करते हैं, बीच में हमारे पास एक तो ये तो रिएक्टेंट हो जाएगा लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में हमारे पास प्रोडक्ट हो जाएगा।
बट बीच में जो हमारे पास एरो आएगा, एरो से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो पूरा प्रोसेस होता है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनाने का, जितना ही पूरा प्रोसेस होता है, उसमें बीच में हम क्या लगा देते हैं, एरो लगाते हैं। समझ गए? तो इसका जो लिखने का तरीका होगा वो ये होगा, ए प्लस बी एरो ए प्लस बी। ये तो हो जाएगा हमारा रिएक्टेंट, ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट, और ये हो जाएगा हमारा एरो। समझ गए? अब आती है बात स्केलेटल इक्वेशन की। व्हाट इज़ स्केलेटल इक्वेशन? कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ स्केलेटल इक्वेशन। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती हैं, ठीक है, जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती हैं, हमेशा अनबैलेंस्ड इक्वेशन को ही स्केलेटल इक्वेशन कहा जाता है। Skeletal equation are those equation which shows reactant and product so formed without balancing them। यानी कि जो भी रिएक्शंस होती हैं जो बिना बैलेंसिंग के होती हैं, जो पहले से बैलेंस नहीं होती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, स्केलेटल इक्वेशन कहलाती है। जैसे कि Mg+O2 तो MgO कर दिया, H+O2 तो H2O कर दिया। तो ये बैलेंस नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, बट यहाँ तो एक ही सिंगल है, तो बन ही नहीं सकती है, ठीक है। तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो गई और स्केलेटल इक्वेशन हो गई। कभी कभी एमसीक्यूज में दे दी जाएगा इस टाइप ऑफ एक क्वेश्चन दे देंगे और कह देंगे कि भाई बताओ कि ये बैलेंस है, स्केलेटल है या अनबैलेंस्ड है, जैसे भी है, तो आप इजीली पहचान लेना उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ बैलेंसिंग, मेथड ऑफ बैलेंसिंग है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, तो सबसे इसके कुछ स्टेप्स हैं, इसको स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले राइट द स्केलेटल इक्वेशन ऑफ द गिवन केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है उसको लिखेंगे। इफ़ एनी, सेकंड पॉइंट है, इफ़ एनी एलिमेंट्री गैस लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन etc प्रेजेंट इन अ स्केलेटल इक्वेशन चेंज इनटू एटॉमिक फॉर्म। जो हमारे हमने रिएक्शन लिखी है उसके एलिमेंट्री गैसेस जितनी भी होंगी, लाइक हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी हो, उसको सबसे पहले एटॉमिक नंबर में चेंज करेंगे कि एच का कितना एटॉमिक नंबर होता है, ओ का कितना होता है, सी का कितना होता है, एन का कितना होता है, एक्सेट्रा। ठीक। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, नाउ सिलेक्ट द फार्मूला कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स and balance atom present in by carefully multiply with suitable whole numbers of the formula containing those atoms। तो जब हम उसके क्या लिख लेंगे, एलिमेंट्री गैस को हम एटॉमिक फॉर्म में लिख लेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, दोनों साइड देखेंगे कि कितने कितने हमारे पास एटम्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो केयरफुली उतने ही हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे जितनों की ज़रूरत होगी। शूटेबल होल नंबर्स, ना कि ज़रूरत से ज़्यादा कर दो, ठीक है। पहले ध्यान से दोनों राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों को ध्यान से देखना, उनके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। सबसे पहले लगभग 1 से लेकर 20 तक के तुम्हें एटॉमिक नंबर याद हो जाने चाहिए, तभी तुम इक्वेशन को ईजिली बैलेंस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। चौथा पॉइंट है इसका, चेंज द एलिमेंट्री गैसेज इफ प्रेजेंट बैक टू देयर ओरिजिनल मॉलिक्यूलर फॉर्म। अगर उसमें कोई एलिमेंट्री गैस प्रेजेंट है बाय चांस, तो उसको हम किस में कर देते हैं, उसको ओरिजिनल मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक। चलो अगला टॉपिक आ जाता है, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम रिएक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं, केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में। तो फ़िलहाल तो 10th में 5 टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशंस, डिकम्पोजिशन या डिकॉम्बिनेशन भी बोला जा सकता है इसको, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते क्या है। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, इट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर्मूला A+B
एरो ए बी, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का फॉर्मूला है हमारे पास ए प्लस बी एरो ए बी, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें दो या दो से ज़्यादा क्या होंगे हमारे पास, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होंगे या सब्सटेंस होंगे, वो आपस में मर्ज होकर मिक्स होकर रिएक्ट कर कर एक दूसरे से हीटिंग करके या फिर किसी भी अदर हम गैस की प्रेजेंस में किसी भी क्रिया कराकर, तो वो क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएंगे। कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, एक प्रोडक्ट बनाएंगे केवल, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा जो सब्सटेंस होंगे वो रिएक्शन करके हमारा एक प्रोडक्ट बनाएंगे, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है, ठीक। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वाइग्रसली विद वाटर टू प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस सॉक्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाएगा, रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। CaO हमारा कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, हमने इसको वाटर से रिएक्ट करा दिया H2O से, तो हमारे पास CaOH के ऑल्टोइज बन गया, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके और एग्जांपल्स हैं, बर्निंग ऑफ कॉयल, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस को हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, CO2 गैस बन जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, दोनों गैस H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो 2H2O प्लस O2 तो 2H2O बन जाएगा। गैस और गैस दोनों आपस में रिएक्ट करके बन गया हमारे पास लिक्विड, यानी कि H2O बन गया। We also observe that a large amount of heat is evolved. क्या होता है इसमें, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ इवॉल्व होती है, यानी कि जो इसमें लार्ज अमाउंट होता है हीट का वो क्या होता है इसके अंदर इवॉल्व होता है, ठीक है। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, ये क्या कर लेता है, ये रिएक्शन के मिक्सचर को वार्म कर देता है, गर्म कर देता है। रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। और क्या करता है कि इसमें बहुत अधिक जो उसमें ऊष्मा हीट वो क्या करता है, रिलीज़ करता है, बहुत ज़्यादा हीट इसको रिलीज करता है, और क्या करता है, अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, और जो फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट्स का उसके अलॉन्ग, है ना, वो क्या कहलाता है, हमारा एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहलाता है। क्लियर। अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस को हम चलाएंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आप लोग कि नेचुरल गैस कौन सी होती है, ठीक है। CH4 प्लस 2O2, ये दो हमारे पास सब्सटेंस है, रिएक्टेंट्स है। एरो लगाया यानी कि प्रोसेस करा हमने, हीटिंग करी, तो CO2 गैस बनी, और क्या बना, 2H2O। ये लिक्विड आना चाहिए था, ये L आएगा, ठीक है। क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए जल्दी जल्दी इसको करता हूँ, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे तुम्हें समझ में आ जाए। अब आती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस, और दोज रिएक्शन इन विच हीट इज़ ऑब्जर्व। उसमें क्या कर रहा था, उसमें हमारे पास हीट जो हो रही थी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच हीट ऑब्जर्व। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है कि जो हीट होती है वो ऑब्जर्व की जाती है, ऑब्जर्व होती है यानी कि अवशोषित होती है। ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल के लिए राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। जो हमारे चावल, पोटैटोज और ब्रेड होते हैं वो क्या करते हैं, कंटेन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन to from glucose. These glucose combine with oxygen in the cells of our body and provide energy. This is an endothermic reactions too. Okay. Now अगला आ जाता है, अगला आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जो किसी एक हमारा सब्सटेंस होगा वो क्या है, उससे दो या दो से अधिक पार्ट्स में टूट जाएगा। वैन अ प्रोडक्ट्स, जो हमारे एक प्रोडक्ट है, ब्रेक्स, टूटना, अप इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट रिएक्टेंट्स, द रिएक्शन इज टर्म एज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस।
एक प्रोडक्ट होगा हमारा, जैसे इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला देख लो, हमारे पास एक प्रोडक्ट है, वो क्या कर रहा है, एक या एक से ज़्यादा हमारे पास रिएक्टेंट्स में क्या है, टूट रहा है, ठीक है। वो क्या कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। इसका एग्जांपल देख ले रहे, 2FeSO4 फेरस सल्फेट, ठीक है। हमने क्या करा, हीटिंग करी, तो हमारे पास क्या हुआ, एक 3 पार्ट्स में टूटा, Fe2O3, ठीक, SO2 एंड SO3, जहाँ Fe2O3 जो है वो फेरिक ऑक्साइड है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और जो हमारे पास SO3 है वो सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, देख लेना आप। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड, जो हमारे पास डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग is an important decomposition reaction used in various industries. Calcium oxide is called lime of quick lime, called lime or quick lime, या तो lime और quick lime. It is may uses one is in the manufacture of cement, जो जिसमें इसका यूज़ जो होता है वो सीमेंट के मैन्युफैक्चर में होता है, जो सीमेंट बनता है वो इससे बनता है। When a decomposition reaction is carried out by heating, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीटिंग के थ्रू अलग होती है इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। वो क्या कहलाती है, वो थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाती है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, CaCO3। CaCO3 हमारा क्या है, हमारा लाइमस्टोन है। इसको हमने हीट करा, हीट करने के बाद इसको ये 2 पार्ट में टर्म हो गया, एक तो CaO हो गया और Ca यानी कि क्विक लाइम हो गया, प्लस CO2, और ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। किस में टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेस करना। डिस्प्लेस करने का मतलब है कि कोई एक हमारे पास प्रोडक्ट है या एक केमिकल इक्वेशन है, वो क्या कर रही है, वो डिस्प्लेस हो रही है। डिस्प्लेस का मतलब हो रहा है कि जो वीक हमारे पास एटम है वो दूसरे के साथ जाकर मर्ज हो रहा है, ठीक है ना, दूसरे के साथ जाकर क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है, ठीक है। इसके बारे में लिखा है, व्हेन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट, जब कोई एक एलिमेंट दूसरे के साथ क्या होता है, डिस्प्लेस होता है फ्रॉम इट्स रेस्पेक्टिव कंपाउंड ऑफ लोअर रिएक्टिविटी, जिसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, वो उसके साथ दूसरे के साथ जो जिसके पास हाई रिएक्टिविटी होती है उसके साथ क्या होता है, वो मर्ज हो जाता है। तो इस सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो क्या कहलाता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जैसे सपोज दैट AB + C है, तो जो हमारे पास AB + C है तो क्या करेगा, ये जो C है वो वीक वाला A के साथ जुड़ जाएगा और V वाला अलग हो जाएगा, यानी कि वो जो हमारे पास लोअर एक्टिविटी वाला है वो हायर एक्टिविटी के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि जो कम एटम है वो ज़्यादा वाले के साथ जुड़ जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, Fe + CuSO4, ठीक है। Fe हमारा आयरन हो गया, CuSO4 हमारा कॉपर सल्फेट हो गया, ठीक है। इन तो रिएक्शन हो गया, हीटिंग हो गई, तो हमारे पास FeSO4 बना, यानी कि आयरन सल्फेट बना और कॉपर हमारा अलग हो गया, ठीक है। ये इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं, इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड, यानी कि जो आयरन होता है हमारा वो डिस्प्लेस हो जाता है, और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट, दूसरे के साथ वो जुड़ जाता है, दूसरा रिमूव हो जाता है, ठीक है। जैसे Fe हमारा जो है वो SO4 के साथ जुड़ा और Cu बेचारा वो रिमूव हो गया, ठीक। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। बट इसका एक टाइप और होता है, वो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ क्या करा कि जो डिस्प्लेसमेंट थी AB + CD = AC + BD, ये हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल वाले में क्या था कि भाई एक एलिमेंट था जो कि चेंज हो रहा था दूसरे में, बट यहाँ क्या करते हैं, अगर जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट होते हैं वो एक दूसरे के साथ मर्जिंग कर लेते हैं, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा होगा डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब, यानी कि ये डबल डिस्प्लेस हो रहा है।
reaction in which there is an exchange of ion between the reactants are called double displacement reaction. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं. These reactions are also called precipitation reactions. Is an insoluble substance is formed which is known as precipitation. Precipitation का मतलब होता है कि तीव्र वेग से, तेजी से, है ना. These reactions are also called precipitation, यानी कि तीव्र वेग से होने वाली अभिक्रियाएं भी इनको कहा जाता है. Any reaction that produce a precipitate can called precipitation reactions, जो कि मैंने समझा दिया है ना. तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. Na2SO4 एक्वेसियस हमारा जलीय हमारा सॉल्यूशन है सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2, ये हो जाएगा हमारे पास बेरियम क्लोराइड. ठीक है, आपस में क्या करा, BaSO4 बना हमारे पास, यानी कि इंटरचेंज कर लिया, इसने डिस्प्लेस कर दिया, और 2NaCl बन गया. ठीक है, BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट बना, 2NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड बना. ठीक, अब बात आती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की, जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं. ठीक, इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट्स सेड टू बी ऑक्सीडाइज. जो एलिमेंट या जो रिएक्शन में हमारे पास गेन होता है, क्या ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन गेन होता है, प्राप्त होता है, वो क्या कहते हैं, उसको ऑक्सीडाइज यानी कि ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडाइज कहते हैं. इफ़ ऑफ सब्सटेंस लॉसेज, जो लूज़ करता है मतलब ख़त्म कर देता है ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, उसको कहते हैं रिडक्शन कहते हैं. यानी कि जिसमें ऑक्सीजन बनता है वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और जिसमें ऑक्सीजन गायब हो जाता है वो रिडक्शन कहला जाएगा. इफ़ वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, जिसमें वन रिएक्टेंट क्या करता है, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, while the other gets reduced during the reaction. Such reactions are called oxidation reduction reaction और redox reaction. उसमें क्या करता है, एक एलिमेंट जो होता है वो तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, दूसरा क्या कर जाता है, वो उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ऑक्सीजन गायब हो जाता है, तो वो रिड्यूस हो जाता है. ठीक, तो जो उस टाइप की रिएक्शंस होती हैं वो हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस या रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाती हैं. एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा. इफ़ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लॉसेस हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन, क्या है कि एक सब्सटेंस में ऑक्सीजन तो गेन होता है और जो हाइड्रोजन होता है वो लॉसेस हो जाता है एक रिएक्शंस में. इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है. इफ़ अ सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन, क्या है कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन होता है, हाइड्रोजन लॉस होता है, वो तो ऑक्सीडेशन कहलाती है. और जिसमें हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, गेन हो जाता है और ऑक्सीजन गायब हो जाता है, वो हमारी रिडक्शन कहलाती है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. CuO, ठीक, प्लस H2 हमने गर्म करा, गर्म करने से क्या है कि जो गर्म करा तो हमारे पास Cu यानी कि कॉपर जो है अलग बना. यहाँ से जो ऑक्सीजन है हमारे पास O, वो क्या करा, H2 यानी कि H के साथ जुड़ गया, हाइड्रोजन के साथ O जुड़ गया, H2O बन गया, यानी कि हमारा क्या बन गया, जल बन गया, वाटर. तो क्या करा, जो हमारे पास एक रिएक्टेंट था, यहाँ से मैंने क्या बताया, जहाँ से O गायब हो जाता है और H जुड़ जाता है. अगर हमारे पास क्या हो रहा है, H बन रहा है, O गायब हो रहा है. यहाँ से देखो रिएक्टेंट से O गायब हुआ, केवल Cu बचा, तो क्या कहलाएगा हमारा, रिडक्शन. और दूसरे एलिमेंट में H था, इसमें क्या जड़ गेन हुआ, O हमें क्या हुआ, प्राप्त हुआ, तो वो क्या कहलाया, ऑक्सीडेशन. समझ रहे हो आप लोग. इसी टाइप से इसके सम एग्जाम्पल देख ले रहे हैं. सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस आर ZnO प्लस C, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन. तो इसमें क्या हुआ, O गायब हुआ
तो बताओ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ? ऑफ कोर्स रिडक्शन ही होगा ना, क्योंकि वो तो गायब हो रहा है ऊपर वाले में, देखो वो गायब हुआ तो रिडक्शन हुआ। ठीक है, इसी के कार्बन के साथ वो जुड़ गया हमारा। तो ये बताओ कि ये वाली जो हमारी ये तो रिएक्शन जो है वो रिडक्शन होगी, ठीक है, बट जो ऊपर वाली हमारे पास रिएक्शन है ये वाली सी और सी ओ से, तो ये जो होगी वो हमारी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, समझ गए? इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक है कॉरोजन एंड रेंसिडिटी। कॉरोजन का मतलब होता है जंग लगना, किसी चीज़ पर जंग लगना। रेंसिडिटी होता है एक जो है दुर्गंध, बदबूदार। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके और लास्ट चैप्टर, सॉरी इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग है कॉरोजन एंड रेंसिडिटी। व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड etc, जब किसी मेटल पर मॉइस्चर या एसिड वगैरह अटैक्ट होते हैं, इज सेड टू बी कोरॉइड and this process is called corrosion. The black coating on silver and the green coating of copper. सिल्वर पर ब्लैक कोटिंग की जाती है और कॉपर पर ग्रीन कोटिंग की जाती है। और अदर एग्जाम्पल ऑफ corrosion, जंग से बचने के लिए। ठीक है, corrosion causes damage to car bodies, bridge, iron railing, ships and to all objects made of metals. ये जो corrosion का कारण है, जंग लगने का कारण क्या है, जो कार की बॉडीज़ होती हैं, जो जैसे कि कूड़ा करकट या लोहे की चीज़ों को हमने एक जगह रख दिया तो जंग लगनी शुरू हो जाती है ना उस पर। तो जो मेटल के तो बने होते हैं, स्पेशली दोज ऑफ आयरन, जो कि आयरन ज़्यादातर तो आयरन पे ही जंग लगती है। इसलिए अगर आपके घर में भी कोई आयरन सी चीज़ आती है तो उसको सबसे पहले क्या करा जाता है, उसको पेंट किया जाता है। पेंट इसलिए किया जाता है ताकि उस पर जंग ना लगे। ठीक, corrosion ऑफ आयरन इज़ सीरियस प्रॉब्लम। आयरन पर जंग लगना एक सीरियस प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आप कितना भी उसको सही से रख लो लेकिन जंग लगी जाती है, इसलिए उस पर क्या करा जाता है, उस पर पेंट किया जाता है, कोटिंग की जाती है। ठीक, अब आते हैं रेंसिडिटी पर। व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम rancid and their smell and taste change. जब फैट्स और ऑयल्स ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं तब वो रैंसिड और उसकी स्मेल जो होती है वो चेंज हो जाती है, टेस्ट चेंज हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन या एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट और ऑयल, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। फूड को जो है वो क्या करा जाता है, एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है जिससे वो सड़े नहीं, गले नहीं। जैसा देखा होगा कि आप एक साथ का ये सारा सामान लिया हो जाके मंडी से, वो रखा रहता है, तो जैसा आलू लेके आते हो, पटेटोज़ लेके आते हो, इकट्ठे ले आते हो, तो उसमें से बदबू मारनी शुरू कर जाती है। ठीक है, और आप मॉल चले जाओ, मॉल से अगर आप कोई सामान लाते हो तो एयर टाइट थैलियों में आता है, पॉलीथीन्स में, एयर टाइट पॉलीथीन्स में आता है। वो काफ़ी टाइम तक ऐसे रखा रहता है, उसको जब तक उसमें एयर नहीं जाएगी, जब तक उसमें जो है स्मेल नहीं आएगी, इसलिए वो एयर टाइट रहती है। ठीक, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, दिस prevent the food becoming rancid and hence chips are fluidsed with nitrogen gas to prevent it from rancidity. चिप्स होते हैं वो एयर टाइट पैकेट्स में आते हैं। ठीक, तो रेंसिडिटी का बचाव के लिए, मतलब उसमें से कोई दुर्गंध नहीं आए, स्मेल नहीं आए, इसलिए उसको एयर टाइट पॉलीज में रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो तुम्हारा लेसन नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 है, वो उसकी थ्योरी क्या उसको मैंने सब कंप्लीट करा दिया है। ठीक, सब, और जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए वो मुझे कमेंट कर दे, मैं उसे प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज है आपकी, ये आपका एमसीक्यूज़ है। ठीक है, ये आपको खुद करना है। और व्हाट इज़ बैलेंस
केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, ठीक है। वाई शुड केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस करने की क्या ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। दूसरे 5th नंबर का ये हमारा एक MCQs है, और यहाँ ये कुछ क्वेश्चन है, ये बैलेंस करना है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में भी आती हैं, तो बेसिक इसको इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, इसमें से बैलेंसिंग छांटनी है, इसमें से भी बैलेंसिंग छांटना है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को बताना है आपको। व्हाट इज़ रेस्पिरेशन कंसिडर द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक के जो रेस्पिरेशन है उसके बारे में बताना है। वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर कॉल्ड अपोजिट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, यानी कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन से अपोजिट क्यों है, इसके बारे में मैंने अभी बताया है। डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन क्या होती हैं, जो दो या दो से ज़्यादा मर्ज होकर एक प्रोडक्ट बनाती हैं, और डिकम्पोजिशन क्या होता है कि एक प्रोडक्ट होता है वो कई सारे पार्ट्स में टूट जाता है। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताना है। और सॉरी, थर्ड क्वेश्चन जो है ये पूरा नहीं है, 13 क्वेश्चन को कट कर देना। 14 क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद वन एग्जाम्पल, कोरोजन रेंसिडिटी, इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। 15 क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो मैंने अभी ऊपर बताई थी। एक्सप्लेन वाई गिवन एग्जाम्पल, एक्सप्लेन करना इसको गिवन एग्जाम्पल्स में। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जाम्पल्स इच, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताना है, ठीक है। तो आज की ये वीडियो यहीं फिनिश करते हैं, ठीक है। और इसको ज़रा ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितनी भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा डायरेक्टली नोटिफिकेशन आपके पहुँच जाएगी। सो इस वीडियो में हमने क्या करा, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, स्केलेटल, प्रेसिपिटेशन, कॉम्बिनेशन, डिकम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोरोजन, रेसिडिटी, सब चीज़ इसमें क्लियर कर ली है। और जिसको भी किसी टॉपिक में डाउट हो या कोई क्वेरीज हो, वो मुझे कमेंट करके, या मैं वीडियो अपलोड जो है कर दूंगा उसमें कमेंट करके आप मुझे बता देना, मैं सॉल्यूशन उसका कर दूंगा, ठीक है। सो अच्छे से पढ़ना, और आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल। बाय, हैव अ नाइस डे।